तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस एस स्टडी ग्रुप में। हमारा टॉपिक चल रहा था अधिगम। और अधिगम के अंदर हमने उसकी अर्थ परिभाषाएं, विशेषताएं सब पढ़ लिया था। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंदर हम आज कारक देखेंगे कि अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा है कारक वो है विषय वस्तु की प्रकृति। अब विषय वस्तु की प्रकृति किस प्रकार अधिगम को प्रभावित करती है, तो देखिए इसके अंदर विषय वस्तु अगर सरल है, ठीक है, दो प्रकार से होती है विषय वस्तु, सरल या कठिन। तो सरल विषय वस्तु उसका अधिगम जल्दी होगा, ठीक है। और दूसरा जो कठिन विषय है, ठीक है, कठिन विषय वस्तु है तो उसका अधिगम हमें धीरे धीरे होगा या फिर थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया अधिगम का विषय वस्तु। अब विषय वस्तु की प्रकृति क्लियर। अब देखिए दूसरा, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से अधिगम को प्रभावित करता है। तो इसके अंदर है कि अगर किसी बच्चे का स्वास्थ्य अगर खराब है शारीरिक शारीरिक रूप से, या फिर वह अपंग है, अक्षम है, इस प्रकार से अगर उसके साथ कोई बात है कि शारीरिक रूप से अपंग, अक्षम या फिर शारीरिक रूप से वह बीमार है, इतनी चीज़ें होने के बाद वह अधिगम के अंदर प्रभावित होगा या नहीं। तो अधिगम के अंदर वह प्रभावित होगा। अधिगम के अंदर इस प्रकार प्रभावित होगा कि और बच्चों से वह थोड़ा कम अधिगम कर पाएगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित करता है, तो देखिए कि हमने एक शब्द सुना होगा आईक्यू। जिस बच्चे की आईक्यू अधिक होगी वह अधिगम जल्दी करेगा, और जिस बच्चे की आईक्यू अगर कम होगी वह अधिगम कम करेगा। तो इतनी बात क्लियर, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा अभिप्रेरणा, कि अभिप्रेरणा किस प्रकार से अधिगम को प्रभावित करती है। तो अभिप्रेरणा के ऊपर मैंने पूरा डिटेल से वीडियोस बना रखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो दोस्तों, अगर कोई दोस्त नया जुड़ा हो तो वह जाकर पहले अभिप्रेरणा देख सकता है। तो अभिप्रेरणा के अंदर किस प्रकार प्रभावित होगा अधिगम, कि हम किसी स्थान पर या फिर किसी विषय वस्तु के अंतर्गत अटक चुके हैं, कहने का मतलब वो समझ में नहीं आ रही, या फिर हम परेशान हो चुके हैं किसी टॉपिक से। कई बार होता है ना पढ़ाई के अंदर कि हम हताश हो जाते हैं, ठीक है। अब हताश हो गए पढ़ाई के अंदर, तो वहाँ पर क्या ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की, ठीक है। मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो ये दो प्रकार का मोटिवेशन बताया था मैंने आपको। एक तो बताया था आंतरिक, ठीक है, और दूसरा बताया था मैंने बाह्य। इसके अंदर भी आंतरिक जो होता है सेल्फ मोटिवेशन, ये ज़्यादा बेस्ट होता है, कि अगर कोई व्यक्ति खुद से मोटिवेट हो तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और वह अधिगम अधिक करेगा, ठीक है। और बाह्य मोटिवेशन भी अधिगम तो करेगा, ठीक है, अधिगम को प्रभावित करेगा, कहने का मतलब अधिगम को बढ़ाएगा बाह्य मोटिवेशन, लेकिन ये थोड़ा सही नहीं होता इसके बदले में। ये बात समझ में आ गई, अभिप्रेरणा। अब चौथा पॉइंट हमारा वातावरण। वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करेगा भाई, तो वातावरण इस प्रकार से प्रभावित करेगा कि पढ़ाई के लिए, जैसे मान लो अपन बोलते हैं ना पढ़ाई का माहौल नहीं है, ठीक है, तो हम कहाँ जाते हैं, लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी में क्यों जाते हैं, कि वहाँ का वातावरण पढ़ाई के अनुकूल है। और पढ़ाई के अनुकूल नहीं होगा तो वहाँ का वातावरण अगर अनुकूल नहीं है तो फिर पढ़ाई नहीं होगी, तो अधिगम नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो पढ़ाई से ही समझा रहा हूँ मैं इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए अधिगम में रुचि, पांचवा जो हमारा पॉइंट है अधिगम में रुचि। किसी बच्चे की रुचि अगर गणित सब्जेक्ट में है, और एक बच्चा वही जो गणित सब्जेक्ट में रुचि बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, दो बालक हैं, तो जिसकी अगर रुचि है पढ़ाई के अंदर, गणित के अंदर, वह अधिगम जल्दी करेगा, और जिसकी रुचि नहीं है वो अधिगम लेट करेगा, ठीक है, यानी अधिगम बहुत कम होगा उसको। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो रुचि का फर्क पड़ता है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा बालक का आयु वर्ग। बालक का आयु वर्ग किस प्रकार से प्रभावित करेगा भाई, कि किसी 10वीं क्लास के बच्चे को 12वीं क्लास का प्रश्न दे दिया जाए, ठीक है, या फिर एक 10 साल के बच्चे को 16 साल का जो बच्चा है उसके अनुसार सिखाया जाए, तो फर्क आएगा या नहीं आएगा। ये तो बाल्यावस्था में ही है, ये किशोरावस्था में, तो दोनों की सोच में अंतर है या नहीं, ठीक है। तो क्षमताओं में अंतर आ जाता है, तो बालक का आयु वर्ग वहाँ पर प्रभावित होगा, ठीक है। ये प्रभावित करेगा अधिगम को। ये बालक जल्दी सीख जाएगा, ये बालक लेट सीखेगा। अधिगम की विधियाँ किस प्रकार प्रभावित करेगी, सातवां पॉइंट हमारा, कि अधिगम की विधियाँ। अब अधिगम की विधियाँ बनाई इसलिए गई है कि किसी भी बच्चे को जल्द से जल्द उस सब्जेक्ट या उस विषय के बारे में आराम से समझाया जा सके। तो अधिगम की विधियाँ बनाई इस वजह से है। अब अधिगम की विधियाँ, जैसे विज्ञान, मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट है कोई विज्ञान, इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रायोगिक, ठीक है।
प्रायोजना विधि काम में लेते हैं। प्रायोजना विधि काम में लेंगे तो विज्ञान अच्छी तरह समझ में आएगी, हम बाद में पढ़ेंगे शिक्षण विधियों में। तो अधिगम की विधियाँ भी प्रयोग में यह अधिगम को प्रभावित करेगी। अब देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं किस प्रकार से प्रभावित करेगी कि किसी बच्चे को किताब से पढ़ाया जाता है तो वह याद कर लेता है मान लीजिए, और किसी बच्चे को किताब से पढ़ाया जाए तो वो याद नहीं कर पाता, उसको तो प्रैक्टिकली बताओ, ठीक है, यानी प्रायोगिक रूप में ही बताइए। इसी का उदाहरण ले रहा हूँ इसमें भी, ठीक है। तो प्रायोगिक रूप में पढ़ाएंगे या पाठ्य सहगामी क्रियाएं करके बताएंगे तो वह जल्दी समझ पाएगा। कैसे कि हम जैसे मान लीजिए गति पढ़ा रहे हैं, गति हमारा टॉपिक है गति। अब गति को एक तो ऐसे बताएं और एक पाठ्य सहगामी क्रियाएं या तो दौड़ लगवा कर बताई जाए कि दौड़, ठीक है, या तो दौड़ लगवा दो, या फिर आप क्रिकेट खिलवा के बता सकते हैं कि क्रिकेट के अंदर किस प्रकार बॉल की गति होती है, किस प्रकार बैट हमारा, हम कितने डिग्री के ऊपर बैट को घुमाते हैं, ये सब इसके अंदर आ जाएगी। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा भी बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो ये थे हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो 8 प्रकार के मैंने बता दिए हैं, यहाँ पे और भी होते हैं लेकिन वो हिंदी के वर्ड्स हैं और वो ज़्यादा यानी कि ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, अलग अलग शब्दों के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अधिगम की विधियाँ। अब अधिगम की विधियाँ कि अधिगम में किस प्रकार से विधियाँ काम में ली जाती है। तो कौन कौन सी विधियाँ, देखिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग मेथड, ठीक है। ये कैसे कार्य करता है कि कोई भी कार्य करेंगे तो उसको हम करते हुए ही सीखते रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई जैसे बस चला रहा है, बस चालक है, अब वह क्या करेगा, या फिर साइकिल चलाते हैं अपन, ये मान लीजिए उदाहरण कि साइकिल चलाते हैं तो साइकिल हम क्या करते हैं कि चला चला कर ही तो सीखेंगे, ठीक है। कर रहे हैं साथ में चलाना भी सीख रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना किताबों के अंदर पढ़ा था हमने कि भाई साइकिल ऐसे चलाई जाती है, बस ऐसे चलाई जाती है, ये किताबों में पढ़ाई नहीं की चीज़ थोड़ी नहीं थी, ये तो प्रैक्टिकल चल रहा है, ठीक है। तो ये था करके सीखना। दूसरा वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि कैसे काम में आती है कि हम किसी भी टॉपिक के ऊपर कभी देखते हैं तो वाद विवाद होता रहता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई दूसरे सामने वाले के विचार भी हमें याद हो जाते हैं और खुद के विचार भी याद हो जाते हैं। तो ये चीज़ वाद विवाद विधि के अंतर्गत आ जाती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीखा जाता है। इसके अंदर नकारात्मक बिंदु और सकारात्मक बिंदु, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों चीज़ें सीख ली जाती है। अब देखिए वाचन विधि। वाचन विधि किस प्रकार कार्य करेगी कि भाई वाचन विधि के अंतर्गत क्या होता है, जैसे संस्कृत के श्लोक हैं, संस्कृत सब्जेक्ट है, ठीक है। संस्कृत के अंतर्गत हम श्लोक बोलते जाते हैं तो वो श्लोक बोलते बोलते ही याद हो जाते हैं। या फिर मंत्र होते हैं, संस्कृत के श्रुतियाँ जिनको बोलते हैं, वो मंत्र कैसे याद होते हैं यजुर्वेद के, वाचन विधि के द्वारा, बोलते जाओ याद हो जाएंगे। अनुकरण विधि। अब अनुकरण विधि भी इस वाचन विधि की तरह ही है एक तरह से। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम छोटे बच्चे थे, उस वक्त में ABCD ये चल रहा था, या फिर A I सीख रहे थे। इसके अंदर क्या करते थे कि टीचर बोलता था और हम उनका अनुकरण करते थे और फिर बाद में सीख जाते थे कि ABCD बोलते जाते थे, सीख जाते थे। अब दूसरा हमारा जो है प्रयास एवं त्रुटि विधि। प्रयास एवं त्रुटि विधि के अंतर्गत क्या होगा, जैसे इसको उदाहरण से समझा देता हूँ एक बार कि इसके अंतर्गत व्यक्ति गलतियाँ करता है और सीखता रहता है। एक बार गलती करेगा, एक बार ठोकर खाएगा, फिर बाद में सीख जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण है कि किसी दीवार के ऊपर कोई चींटी चल रही है, ठीक है। अब चींटी चल रही है तो चींटी एक बार चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर वापस उसी रास्ते पर चलती है, फिर गिर जाती है, लेकिन एक दिन लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, फिर वो सीख जाती है किस प्रकार हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये प्रयास एवं त्रुटि विधि है, ठीक है। इसके ऊपर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। पूर्ण विधि। ये पूर्ण विधि क्या है यहाँ पर कि किसी भी जो हमारा विषय वस्तु है उसको समग्र रूप से पढ़ना, ठीक है, उसके सारे टॉपिक को एक साथ पढ़ना। और अंश विधि क्या है यहाँ पर कि जो हमारा पूरा टॉपिक है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ना, ठीक है। ये चीज़ है, छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं अंश विधि में। और अंतराल विधि के अंतर्गत क्या है कि एक ही टॉपिक को अंतराल दे दे के फिर पढ़ते हैं। जैसे 1 घंटा एक विषय वस्तु को पढ़ लिया तो आधे घंटे रेस्ट करके फिर वापस आधे घंटे बाद उसी विषय वस्तु को पढ़ना, तो ऐसे अंतराल विधि होती है, ठीक है। निरीक्षण विधि क्या है यहाँ पर। अब निरीक्षण विधि इस प्रकार से समझ सकते हैं हम कि निरीक्षण करते हैं हम, किसके खुद के कार्य का किसी का निरीक्षण कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें आ गई, ठीक है। हम दोनों चीज़ों का आकलन करके सकारात्मक और नकारात्मक बातें हैं तो सकारात्मक बात को तो हम जान जाएंगे और उसको बढ़ावा देंगे, और नकारात्मक जो बात है उसको हम सुधार लेंगे, ठीक है। तो गलतियां और सुधार दोनों को देखा जाता है निरीक्षण विधि के अंतर्गत। तो ये अधिगम की विधियां हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है दोस्तों, सबको एक्सप्लेनेशन करके बताया सबका। तो ये थे हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम की विधियां। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ इस प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।